हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन तथा उसके यौगिक का पार्ट नंबर 8 और ये आपके चैप्टर का अंतिम पार्ट होने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड यानी कि उच्च अणु भार वाले कार्बन यौगिक, और जो आपका साबुन और अपमार्जक यानी सोप एंड डिटर्जेंट है, इनके बारे में आज हम अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। साबुन क्या है, इसकी परिभाषा, अपमार्जक क्या है, इसकी परिभाषा, फिर इनकी निर्माण विधि, फिर इनका मतलब संरचना क्या है वो देखने वाले। उसके बाद इनकी क्रिया विधि, किस तरीके से ये कार्य करते हैं, किस तरीके से हमारे कपड़ों की सफाई करते हैं, ये देखने वाले। उसके बाद हम देखेंगे इनके उपयोग और इनके लाभ क्या है, ये अब हम आगे जानने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। और यहाँ पर हम देखेंगे साबुन। साबुन किसे कहते हैं, आपका 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साबुन किसे कहते हैं। तो साबुन के लिए आप बोलेंगे उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। यानी कि आपका जो उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है उनके सोडियम और पोटेशियम लवण ही साबुन कहलाते हैं। इस तरीके से आपका साबुन का परिभाषा हो जाता है। फिर आपका ये अपमार्जक का परिभाषा है। इसमें क्या है, आपका लंबी श्रृंखला वाले यानी इसमें भी कह सकते हैं उच्च अणु भार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फेट लवण अपमार्जक कहलाते हैं। यानी कि जो आपका उच्च अणु भार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के, उसमें मोनोकार्बोक्सिलिक था और इसमें कार्बोक्सिलिक है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या फिर सल्फेट के लवण जो है उन्हीं को हम अपमार्जक कहते हैं। इस तरीके से आपका साबुन का और यहाँ पर आपका अपमार्जक का दोनों का परिभाषा हो जाता है। फिर यहाँ पर अपमार्जक के लिए एक और तथ्य दिया गया है कि अपमार्जक की लंबी श्रृंखला जो होती है, अपमार्जक की हाइड्रोकार्बन की, जो अपमार्जक में हाइड्रोकार्बन होता है उसकी जो लंबी श्रृंखला होती है उसका निर्माण के लिए हम तेल या वसा का उपयोग ना कर करके हम इसके लिए पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं। यानी कि इसके निर्माण के लिए हम पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं। आपका ये अपमार्जक क्या है, डिटर्जेंट यानी कि निरमा, और ये साबुन तो आप सभी लोग जानते ही हैं साबुन, और अपमार्जक निरमा यानी कि डिटर्जेंट। ये आपका इस तरीके से हो जाता है। अब हम देखेंगे इनकी निर्माण विधि। अब आप सीखने वाले हैं साबुन तथा अपमार्जक की निर्माण विधि, यानी कि उनको अब आप कैसे बनाने वाले हैं वो आप जानने वाले। तो यानी कि आपको इस वीडियो को देखते देखते साबुन और निरमा बना ही लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, यानी कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे। कंपनियां खोल के रख ली है पहले ही से, अब मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट है, ओके। तो मैन्युफैक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर जो होते हैं, वसा के जो अम्ल होते हैं उनके ग्लिसरॉल जो एस्टरों को जली सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि ग्लिसरॉल एस्टर जो है उनको जल में घुलित जो हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें उसके साथ जब गर्म करते हैं, गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है। यानी कि जब हम ग्लिसरॉल के जो एस्टर है उनको जली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करेंगे तब यहाँ पर आपको साबुन का निर्माण होता है। उनको गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। साबुनीकरण यानी कि इससे साबुन बनेगा। तो यहाँ पर वसा प्लस वसा यानी कि ग्लिसरॉल एस्टर, वसा प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जब गर्म करेंगे तो साबुन प्राप्त होगा, प्लस में ग्लिसरॉल प्राप्त होगा। साबुन सोडियम स्टीयरेट है और बाद में आपका ये इसी को साबुन कहते हैं। सोडियम स्टीयरेट को ही साबुन कहते हैं। इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन कठिन पड़ जाता है, स्टीयरेट। फिर यहाँ पर आप देखेंगे इसको निर्माण कैसे करते हैं। तो वसा के अणु जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं CHO, फिर ऊपर C से ही ये बॉन्ड बना करके CH2 रुका हुआ है, और यहाँ पर CO C17H35 इस तरीके से ये लगे हुए हैं, और ये सेम चीज यहाँ नीचे भी लगा है इसमें। तो इस तरीके से यहाँ पर जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जोड़ते हैं, 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमको 3 साबुन के अणु प्राप्त होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये ग्लिसरीन प्राप्त होता है, और साबुन का के साथ जो आपका ग्लिसरॉल प्राप्त हुआ है उसको हम सह उत्पाद बोलते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। और यहाँ पर साबुन का अणु जो है आपका C17H35 COONA होता है। C17H35 COONA
ये आप याद कर लिए सोडियम का मतलब सोडियम स्टीयरेट का सूत्र यानी कि साबुन का सूत्र क्या है, तो ये आप याद कर लीजिए। और ये तीन, यहाँ पर तीन साबुन के अणु हमें प्राप्त होते हैं, तो ये तीन साबुन नहीं बन जाएंगे, यहाँ पर तीन साबुन के अणु प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका साबुन बनाने की जो विधि है इसको आप अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फिर इस तरीके से आपको जब इसका कर लेंगे, इसका सूत्र मतलब कि ये पूरा याद करके अच्छे से आपको रिवीजन कर लेना है। इसको कॉपी पे 3-4 बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए कि आप ये लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। और इसी को अगर आपके बोर्ड एग्जाम में साबुन का निर्माण विधि आ जाता है तो यही आपको लिखना है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए बोर्ड एग्जाम से पहले। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से करने के बाद अब हम देखने वाले हैं सोडियम स्टीयरेट यानी कि साबुन का सूत्र जो है वो किस तरीके की इसकी संरचना होती है, इसकी संरचना आप देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी संरचना। अब हम देखने वाले हैं साबुन के अणु की संरचना। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ सोप मॉलिक्यूल यानी कि इसके मॉलिक्यूल का जो अणु है इसकी संरचना क्या होती है वो हम देखने वाले हैं। तो इसकी संरचना इस तरीके से होती है, आप देख सकते हैं यहां तक में आपके ये हाइड्रोकार्बन की चेन है। तो आप पहले ये पढ़ लीजिए तो ये आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रासायनिक रूप से साबुन के निम्न दो भाग होते हैं। साबुन जो होती है उसके रासायनिक रूप से निम्न दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं जो निम्नलिखित है यहाँ पर लिखे गए हैं। यानी कि अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग, अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर यानी कि उसमें पोल नहीं है, वहां पर अंत नहीं होता है, वहां से अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक जुड़ना चाहेगा तो जुड़ सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग यानी कि ये नॉन पोलर भाग है। तो यह भाग वसा में विलय होता है। ये जो भाग नॉन पोलर भाग है हाइड्रोकार्बन का अध्रुवीय भाग, ये आपका वसा में विलय होता है और इसे हम जल विरोधी अथवा वसा स्नेही भी कहते हैं। यानी कि ये जो आपका भाग है जो हाइड्रोकार्बन का अध्रुवीय भाग है ये आपका वसा का स्नेही है, वसा से प्रेम है इसको, लेकिन जल से विरोध है, जल से दुश्मनी है मान लीजिए। तो आपने प्रैक्टिकली भी इसको देखा होगा अपने जीवन में, जब आपकी साबुन कभी फर्श पे गिर जाती है तो फर्श पे जब पानी होता है वो उस साबुन से हल्का सा दूरी बना लेता है, दूर चला जाता है। पानी ये जो दूर जाता है वो इसी गुण के कारण होता है, क्योंकि ये जो आपका है अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग ये जल विरोधी होता है, तो जल का ये विरोध करता है। और ये जो है आपका वसा स्नेह यानी गंदगी जो होगी उससे इसको स्नेह है, तो गंदगी से ये चिपक जाता है और जल से दूर जाता है, तो जल का विरोध करता है और गंदगी का यानी वसा से इसे प्रेम होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग, यह भाग वसा से विलय होता है, वसा में विलय होता है यानी कि वसा में ये घुल जाता है, गंदगी में ये घुल जाता है लेकिन पानी में नहीं घुलता है। तो यह भाग जो है वसा में विलय होता है, इसे जल विरोधी अथवा वसा स्नेही कहते हैं। तो ये जल विरोधी है और ये वसा स्नेही भी है अथवा वसा स्नेही कहते हैं। तो यहाँ पर ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग यानी जो पोलर है जिसमें आगे कोई फिर नहीं जुड़ सकता, तो पोलर हाइड्रोकार्बन भाग कौन सा है, ये वाला भाग जो है COO फिर ONA, ये जो भाग है आपका अध्रुवीय मतलब ध्रुवीय भाग है, ये पोलर भाग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग है यह भाग जल में विलय होता है, इसे जल स्नेही अथवा वसा विरोधी कहते हैं। यानी कि ये वसा का विरोध करता है, गंदगी का विरोध करता है, गंदगी से ये दूर जाता है लेकिन इसे जल से स्नेह है, जल से प्रेम रहता है इसको। तो ये जल के पास आएगा यानी जल से चिपक जाएगा लेकिन वसा से दूर जाएगा, और वो क्या करता है वो वसा के पास जाता है लेकिन जल से दूर जाता है। इसी गुण के कारण ये सफाई करने में ये मतलब हमारे कपड़ों की सफाई करता है, क्योंकि एक भाग ये गंदगी से चिपकेगा, एक पानी से चिपकेगा। जो पानी से चिपका है वो पानी के साथ ही गंदगी को बहा ले जाता है। तो इसकी क्रिया विधि जब हम देखेंगे तो अच्छे से इसको समझेंगे किस तरीके से हमारे कपड़ों की सफाई करता है। और इसकी निर्माण विधि आप सीख ही चुके हैं, अब थोड़ा कपड़ों की सफाई भी कर लिया जाए तो किस तरीके से करेगा वो क्रिया विधि हम देखेंगे। यहाँ पर आप ये पढ़ लिए रासायनिक रूप से साबुन के दो भाग निम्न भाग होते हैं, तो कौन कौन से, ध्रुवीय भाग और एक अध्रुवीय भाग। अध्रुवीय भाग कौन सा है, हाइड्रोकार्बन भाग, जो ये वाला भाग है आपका अध्रुवीय भाग है, और जो ध्रुवीय भाग है वो आपका ये वाला है ध्रुवीय भाग। और ये आपका जल स्नेही होता है और ये जल विरोधी होता है। जल से आप देख सकते हैं तो ये जल स्नेही है और ये जल विरोधी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपका एक एक मोड़ बना हुआ है ये आखिर क्यों बना हुआ है, यहाँ पर एक कार्बन परमाणु है, फिर यहाँ एक कार्बन परमाणु, यहाँ एक कार्बन परमाणु, यहाँ एक कार्बन, यहाँ कार्बन, फिर इस तरीके से ये सब जितने भी कोने बने हुए हैं सब कार्बन परमाणु। जैसे C17 तो यहाँ पर 17 कोने बने हुए होंगे,
जिसमें 17 C बैठे हुए हैं, एक जगह पर एक C बैठा हुआ है, तो 17 C इसमें जुड़े हुए हैं। फिर आपका H35 है, तो 17 C का वैलेंसी यानी संयोजकता पूरा करने के लिए H35 उन्हीं में जुड़े हुए हैं जिनको प्रदर्शित नहीं किया गया है, सिर्फ कार्बन की चेन को प्रदर्शित किया गया है कि कार्बन इस तरीके से जुड़े हुए हैं। फिर आपको ये शीर्ष वाला भाग इस तरीके से दिखा दिया गया पूरी तरीके से खोल के। तो इस तरीके से होता है आपका साबुन का एक अणु, इसकी संरचना ये आपने देख ली। और ध्रुवीय भाग क्या होता है, अध्रुवीय भाग क्या होता है, जल स्नेही क्या है, जल स्नेही या आपका ध्रुवीय वाला भाग है, और जो जल विरोधी है वो अध्रुवीय वाला भाग है। तो इस तरीके से आपका साबुन का संरचना जो है वो आपने देख लिया। अब इसकी हम देखेंगे क्रिया विधि। तो अब हम स्टार्ट करेंगे साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया। तो साबुन स्वच्छीकारक क्रिया यानी कि कपड़ों की सफाई किस तरीके से करता है, उस क्रिया को हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले। और ये सब आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले लीजिए। और ये सब इस तरीके से आपका ये स्वच्छीकारक क्रिया होता है, इसको मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ और ये आप पढ़ के लिख लीजिएगा जहां पर आपको लिखना हो कॉपी पे। और इन सभी चीजों की शॉर्ट नोट आप बनाते रहा करिए, जिससे कि एक बार देखने पर आपको सब चीज रिवाइज हो जाए दोबारा। और ये आपका 5 से 6 नंबर के प्रश्न में आपका ये जो है साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया ये आता ही आता है, बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी आता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया, बड़ा आपको दिख रहा है सिर्फ, लेकिन आप अगर एक बार समझ लेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाने वाला है। तो यहाँ पर आप साबुन के अणु की लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं, ये तो आप जानती हैं। साबुन क्या है वो आपको ये बता देना है कि साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले यानी कि उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। तो सोडियम एवं पोटेशियम होते हैं, लवण होते हैं, ये आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के। तो इस तरीके से आपका साबुन है। फिर इसकी जो संरचना अभी मैंने दिखाई थी उसका ये हाइड्रोकार्बन भाग है, यहाँ पर दिखाया गया। जल में घोलने पर कार्बोक्सिलेट यानी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में आयनित हो जाता है, वो आयनित हो जाता है। कार्बोक्सिलेट कार्बोक्सिलेट के रूप में आयनित हो जाता है, यानी कि उससे जो सोडियम है वो निकल जाता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन अंतिम वाला देकर इसको निकल जाता है, इस पर माइनस चार्ज आता है, आयनित हो जाता है ये इस तरीके से COO- समूह तथा जल विरागी, ये आप पहले देख लीजिए, जल रागी जो समूह होता है COO- चार्ज ये जो आयनित होकर COO आयन बन गया है, ये आपका जल रागी होता है। और जल विरागी कौन सा है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ये जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला आपकी है ये है आपकी जल विरागी। विरागी मतलब जल से एक तरीके से इसकी दुश्मनी है, जल के पास नहीं आना चाहता है। और ये गंदगी से राग करता है, गंदगी से इसको प्रेम रहता है, गंदगी से चिपक जाता है, लेकिन जल से ये दूर जाता है। और ये जो आयनित भाग है ये आपका ध्रुवीय वाला आयनित भाग जो है वो जल से प्रेम रखता है, ये जल के पास चिपक जाता है, जल के साथ मिल जाता है, घुल जाता है उसमें। फिर यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जल रागी होती है, यानी ऑयल सोल्यूबल यानी कि वसा में ये विलय होती है, गंदगी में ये मिल जाता है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। और यहाँ पर आयनित भाग जो होता है वो जल रागी होता है, वाटर सोल्यूबल यानी कि पानी में घुलनशील। तो यहाँ पर इस तरीके से ये आपका इमल्सन जो बनता है मिसेल, ये इसका नाम होता है मिसेल, जो इस तरीके की संरचना बनती है उसका मिसल नाम होता है। और यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो आपका ये बाहरी पार्ट आया है बाहर की तरफ, जो बाहर की तरफ आया है ये आपका आयनित भाग है, जहां पर COONA लगा हुआ था वो वाला भाग ये वाला है, आपका जो बाहर की ओर आया Na+, यहाँ पर सोडियम निकल चुका है वो दिखाया गया कि सोडियम आयनित हो चुका है, ये आयनित भाग आपका ये बाहर की ओर है। फिर पूरे में हर जगह ऐसे ही ये आपकी संरचना बनती है इसकी मिसेल की, कि इसमें सब जो जितने भी आयनित भाग है बाहर आ जाते हैं। और ये आपका जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग है ये आपका बीच में एक तरफ चिपक जाता है, और बीच में जब गंदगी जो है उसको एक तरफ से घेर लेता है, चारों तरफ से मतलब कि घेर लेता है। ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला एक केंद्र में आकर के केंद्र बना करके ये घेर लेती है उसको, गंदगी को, और अपने अंदर चिपका लेती है। फिर ये तेल की बूंद यहाँ पर आपका लिखा गया कि यहाँ पर आपकी अगर तेल की बूंद होगी यानी कि गंदगी होगी या फिर मैल होगा, तो वो अगर ऐसे है तो आपका ये आयनित भाग बाहर आ जाएगा, और हाइड्रोकार्बन जो भाग है वो तेल की बूंद से चिपक करके उसकी कपड़े से पकड़ जो है उसकी कमजोर कर देगा। और जब पानी से आप धुलेंगे, कपड़े को धुल के निचोड़ते जब आए
तो ये गंदगी को लेकर के पानी के साथ चला जाता है। तो वही चीजें यहाँ पर लिखी गई है। साबुन को जल में घोलने पर ये आर एल्किल ग्रुप, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, COO माइनस रेडायन क्लोराइड कणों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। ये रेडायनी क्लोराइडों के रूप में कणों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। बाद में इन कणों के कार्बोक्सिलेट आयन को ध्रुवीय ऋणावेशित सिरा, यानी कि ध्रुवीय, ये पोलर होता है ना, मैंने बताया अभी बताया कि पोलर होता है ये, यहाँ पर ध्रुवीय ऋणावेशित सिरा जल की ओर आकर्षित रहता है। ये जो ध्रुवीय ऋणा होता है, ऋणावेशित जो आपका सिरा है वो जल की तरफ आकर्षित रहता है। ये वाला हाइड्रोकार्बन वाला जो सिरा है ये जल से स्नेह करता है ना, तो जल में घुला रहता है ये, तो जल की ओर आकर्षित रहता है। यहाँ पर जल की ओर, जल में घुला रहता है, ये आप कह सकते हैं यहाँ पर। फिर ये जबकि ध्रुवीय अध्रुवीय, जो ध्रुवीय वाला है वो अध्रुवीय था, और ये ध्रुवीय जो है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला केंद्र की ओर एकत्रित हो जाता है। तो केंद्र की ओर ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला केंद्र की ओर एकत्रित हो जाता है, होकर ये संरचना का निर्माण करता है जिसे मिसल कहते हैं। ये मिसल कहलाता है। मिसल की ये आपकी परिभाषा पूरी हो जाती है। इस कारण पानी में इमल्सन का निर्माण होता है। ये जो बना है मिसल, इसके कारण यही झाग जो बनता है, झाग, वो इसी के कारण बनता है। मिसल के निर्माण की वजह से ही झाग बनता है, झाग का निर्माण होता है। साबुन जब आप लगाते हैं, जब देखे होंगे झाग वहां पर निकलता है, वही ये मिसल के कारण ही साबुन से झाग निकलता है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सफाई किस तरीके से करता है। तो जब साबुन का यह इमल्सन धूल मैल आदि के संपर्क में आता है, यानी कि ये जो आपका इमल्सन झाग है ये धूल मैल आदि के संपर्क में आता है, तो इन इनके कण, जो इनके कण होते हैं मिसल के केंद्र में समा जाते हैं। ये जो मिसल है इसके केंद्र में ये धूल मैल के कण समा जाते हैं, और इस प्रकार साबुन का मिसल मैल के पानी में घुलने में सहायता करता है। इस तरीके से ये जो इमल्सन का ये आपका आयनित भाग है ये पानी में घुलने में मदद करता है, पानी में घुल जाता है, इसको घुला देता है, और जो इसकी कपड़े, ये वाला जो आपका ये हाइड्रोकार्बन वाला है वो आपके गंदगी से चिपक जाएगा। अब जब आप जिससे इनकी कपड़े पर पकड़ कमजोर हो जाती है, वो चिपक जाता है, ये पानी में घुलता है। ये जब पानी का और उसको खींचेगा मैल को, तो ये पानी में घुल देगा। मैल और गंदगी को जितनी भी होगी वो पानी में घुल देगा, और बाद में ये जब आप पानी से धोते हैं कपड़े को, तब ये गंदगी के साथ बाहर निकल जाते हैं, और जिससे कि हमारे कपड़ों की सफाई हो जाती है। इस तरीके से इसकी क्रिया विधि रही, और इसके उपयोग जो है वो आप जानते ही हैं कि साफ सफाई करने में और कपड़ों की धुलाई करने में इसका काम आता है। तो अगले पार्ट में हम लाने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके ये मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, और सभी के कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, और उनको किस तरीके से हमें याद रखना है या फिर समझना है, तो वो पूरी तरीके से हम अगले पार्ट में करने वाले हैं। किस तरीके से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।